दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन IAS एकेडमी। मैं लास्ट 22 ईयर से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। आज आपके साथ भारत नेपाल संबंधों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं क्या कि भारत नेपाल संबंध कूटनीति पर आधारित न होकर देव नीति पर आधारित है। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में भारत और नेपालियों के बीच में विवाह का रिश्ता होता है। भारत और नेपाल पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा सभी में एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर वहां पर किसी भी तरह की अस्थिरता आती है तो यह हमारे लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हानिकारक है। वर्तमान जेनजी आंदोलन युवाओं द्वारा डिजिटल माध्यम से संगठित एक आंदोलन है जिसने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के विरुद्ध एक नई लहर पैदा की है। जनरेशन जी, जिन्हें हम डिजिटल नेटिव भी कहते हैं, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में पले बढ़े हैं। उनकी सोच पारदर्शिता और न्याय और जवाबदेही की मांग करती है। नेपाल की यह क्रांति न केवल आंतरिक राजनीतिक ढांचे को चुनौती देती है, बल्कि भारत, चीन और अमेरिका जैसे पड़ोसी और वैश्विक शक्तियों के लिए भी रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हुई है। जनरेशन जी रिवॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट वे में डिफाइन करेंगे। पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनरेशन जी क्या है। डिफरेंट टाइप के जनरेशन जी क्रांति का परिणाम और विश्व के विभिन्न क्रांति जैसे जैस्मिन रिवॉल्यूशन, रोज रिवॉल्यूशन, इसके साथ जो हम तुलना करेंगे, इसमें देखेंगे भारत, चीन और अमेरिका की क्या भूमिका और इस रिवॉल्यूशन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जनरेशन जी रिवॉल्यूशन क्या है। ये डिजिटली लेड मूवमेंट है, सोशल मीडिया का मूवमेंट है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण नेपाली यूथ सड़क पर जाके उतर आए। उनका मांग था कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा को खत्म करो, सोशल मीडिया को खत्म मत करो। उससे पहले जो है कि वहाँ के राजनीतिक दल सभी सोशल मीडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति किया जाए, लेकिन वहाँ के सोशल मीडिया ने इसका कंप्लायंस नहीं किया, केवल टिकटॉक ने किया था, जिसके कारण नेपाल की सरकार ने सभी मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, टिकटॉक को छोड़ करके। वहाँ के लोगों ने कहा कि ये चाइना के द्वारा किया गया है और मीडिया उनके लिए रोजगार का प्रमुख माध्यम था। तो सभी जो है कि सड़क पर उतर आए। इसे मीडिया क्रांति भी कहा जाता है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ओली को रिजिग्नेशन देना पड़ा और सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी। अब जो ये आप ये समझने की कोशिश करें कि डिफरेंट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन 1928 to 1945, ये कोल्ड वार एरा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार एरा का ये है। ये लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ये कंप्लायंस को प्रीफर करते हैं, स्टेबिलिटी को प्रीफर करते हैं। कहिए कि एक तरफ से ये रूढ़िवादी है, यथास्थिति के समर्थक माने जाते हैं। तो बेबी बूमर्स, दूसरा जनरेशन 1946 से 1964 में जिनका जन्म हुआ है, ये पोस्ट वार की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को देखा है। जनरेशन एक्स 1965 to 1980, ये यहाँ पर जो डिजिटल मूवमेंट जो है कि कम था,
यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी आई थी। न्यू लिबरल का ये समर्थक है। न्यू लिबरल ये होता है कि सरकार की इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का समर्थक होता है। जो जेनरेशन जी है वह 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ये ट्रू डिजिटल नेटिव्स हैं, एक्टिविस्ट माइंडसेट है, और इनका ऑन एन एवरेज 5 से 7 घंटे जो है स्क्रीन पर बीतता है। और जनरेशन अल्फा ये उससे एक स्टेज और भी आगे है, और एआई जनरेशन का ये है, और जनरेशन जी से भी बहुत ज़्यादा आगे है, जिसकी जन्म 2010 से 2024 के बीच में हुआ। अब देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्यूशन। पहले तो आप देखेंगे पीएम दोएवा को रिजिग्नेशन देना पड़ा, और उनकी जगह पर सुशीला कार्की जो है प्रधान अंतरिम गवर्नमेंट का पोस्ट धारण किया, और 5 मार्च तक जो है उनको नया चुनाव करवाना है। सुशीला कार्की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रही है, राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट रही है। भारत से इनका बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा ईमानदार ये रही है। नेपाल की चीफ जस्टिस रही हैं, और नेपाल सरकार के विरुद्ध उन्होंने केस फाइल खोल दिया था। नेपाल सरकार वहाँ पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। इसके कारण नेपाल सरकार ने इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था, जिसके कारण नेपाल के सभी वकील और जज लोग हड़ताल पर चले गए थे। इनकी छवि बहुत ही ईमानदार है, लेकिन ये 72 ईयर्स की हैं। कुछ जेनजी लीडर ने इनका विरोध भी किया था, लेकिन बाद में इसके नाम पर सहमति बन गई। तो आप देखेंगे कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि चुनाव करवाएं पहले, उनके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को खोलें, जो कि वो कर्फ्यू को हटा चुकी है, और नेपाल में जो इनस्टेबिलिटी आई है और अस्थिरता आया है, इनको जो है कि वो समाप्त करें। उनके बाद आप देखेंगे कि ये मीडिया क्विक या मीडिया रिवॉल्यूशन, जेनजी रिवॉल्यूशन, इस तरह के रिवॉल्यूशन विश्व के अन्य भागों में भी हुआ है। जैसे आप देखेंगे अरब स्प्रिंग, ये सभी रिवॉल्यूशन के पीछे जो है मेन कारण जो है आप देखेंगे आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ अरब स्प्रिंग, ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। वहाँ के एक नौयुवक थे बुआजी जी, वह चाय का दुकान चलाते थे, लेकिन उसके पास में बहुत ज़्यादा कर्ज था। तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया, कहा कि नौ गरीबी, नौ बेरोजगारी, नौ कष्ट, और जिसके कारण जो है कि वहाँ पर क्रांति जो है कि प्रारंभ हुई। जो कि आप देखेंगे ट्यूनीशिया के गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, बेन अली का गवर्नमेंट था। लीबिया का कर्नल गद्दाफी, उनको टॉपल कर दिया। इजिप्ट के हुस्नी मुबारक, उनको जो है हटा दिया, और सभी गल्फ कंट्री को रिफॉर्म करने लगा। और उनके मन में ये दहशत फैला दी गई कि आप जनता को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जनता को इग्नोर नहीं कर सकते, उसे गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना ही होगा, अन्यथा उनका सत्ता जो है कि दांव पर है। साथ साथ ये भी आप देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया के ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, एक्स, ये सभी पर वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल है। ये कंट्री जो है कि दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पर इंटरफेरेंस करता है, जिसको लेकर के हमें सजग रहना चाहिए। आप देखेंगे इस मीडिया के बल पर और एनजीओ के बल पर वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे गवर्नमेंट को टॉपल करवाया। और जो भी गवर्नमेंट, एक बात ये भी आपको देखना होगा कि वेस्ट एशिया में जो भी गवर्नमेंट
अमेरिका का विरोधी था, वेस्टर्न कंट्री का विरोधी था, उनको या तो सत्ता से हटा दिया गया या उनकी मृत्यु उनकी हत्या करवा दी गई। जैसे आप देखेंगे ट्यूनीशिया के बेन अली अमेरिका विरोधी थे, तो अरब स्प्रिंग जिसे जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं उनके द्वारा उनको हटा दिया गया। उनके बाद आप देखेंगे इजिप्ट में गवर्नमेंट थी हुस्नी मुबारक, उनको भी जो हटा दिया गया। लीबिया में 42 ईयर्स से कर्नल गद्दाफी का, मुअम्मल गद्दाफी का शासन था, उनकी भी हत्या करवा दी गई। लास्ट रशियन समर्थक सरकार वहां जो था वह सीरिया में था, बशर अल असद, उनको भी हटा दिया गया। अब देखेंगे कि उसी तरह अरब स्प्रिंग की तरह ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था यूक्रेन में, वहां पर भी सत्ता में परिवर्तन हुई और जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ, रशिया के साथ उनकी दुश्मनी और अभी जो यूक्रेन और रशिया का वार जो देख रहे हैं उसी का दुष्परिणाम है। हांगकांग में भी मीडिया लेड एजिटेशन हुआ था जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट को चुनौती दी थी। उनके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये वेस्टर्न कंट्री क्या करता है कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेपाल में भी इनस्टेबिलिटी पे कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री लेड सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि यूएसएसआर समर्थक जो भी सरकार था उनको हटा करके अपने समर्थक सरकार वहां पर स्थापित किया और उस सरकार को भी कमीशन दिया और जितना चाहता है वो तेल वहां से खरीद लेता है। वेस्ट एशिया में सारा पॉलिटिक्स जो है कि तेल का खेल है, जिसमें उनका सोशल मीडिया और एनजीओस ये सब जो है कि मदद कर रहा है। उसी तरह अब वेस्ट एशिया में तो उन्होंने अशांति क्रिएट कर दिया। अब पूर्वी यूरोप में आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रही है। जॉर्जिया में रशिया समर्थक सरकार को गिरा दिया, सर्बिया में रशिया समर्थक सरकार को गिरा दिया। अब जो है कि वह एशिया को, पर्टिकुलरली साउथ एशिया को इनस्टेबल करना चाहता है। जैसे आप देखेंगे कि श्रीलंका के गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, फिर जगह अमेरिका समर्थित सरकार वहाँ स्थापित हुई। उसी तरह आप बांग्लादेश में देखेंगे, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की सरकार थी, उनको टॉपल करके यूनुस खान की सरकार वहाँ पर है जो अमेरिका समर्थक है। म्यांमार में लोकतंत्र था, आंग सांग सूची उनकी प्रमुख थी, उनकी वह भारत समर्थक मानी जाती थी, लेकिन उनको हटा करके अब वहाँ पर मिलिट्री जुंटा की शासन है। उसी तरह पाकिस्तान में देखेंगे इमरान खान को एलिगेशन लगा करके हटा दिया, अभी वो जेल में सड़ रहे हैं। तो अब उसी तरह मालदीव में देखेंगे मोइजू की सरकार है जो भारत विरोधी सरकार है। तो इस तरह से वेस्टर्न मीडिया जो है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी तो क्रिएट किया, अब साउथ एशिया में भी इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें वेस्टर्न मीडिया, गूगल का यूज तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने देश में ही सर्च इंजन डेवलप करें। नहीं तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे देश में भी इस तरह की इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का कोशिश करें। अब देखेंगे कि इंडिया, चाइना, अमेरिका पर जो है, अमेरिका का यहाँ पर क्या रोल है। अब देखेंगे इंडिया का ओपन बॉर्डर है, हमारे यहाँ से नेपाल आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरी नहीं होती है। मैत्री द्वार है, मैत्री द्वार हमेशा खुली हुई रहती है। और चाइना जो है कि चाहता है कि इस मैत्री द्वार को बंद कर दिया जाए। चाइना के इंस्टिगेशन के कारण ही ओली सरकार ने लिपू लेक पे विरोध किया। थिम्पूदुरा, लिपू लेक, नेपाल ने नया मैप जारी किया जिसमें भारत के एरिया को नेपाल का एरिया दिखाया जाता है। ईस्टर्न बिहार का पार्ट भी नेपाल का दिखाया जाता है। लिपू लेक,
थिम्पू दर्रा, ये सब जो है कि नेपाल का पार्ट दिखाया जाता है। अभी चाइना के साथ में जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लीपू लेक के थ्रू हम चाइना के साथ व्यापार करेंगे, वहाँ पर भी नेपाल को ऑब्जेक्शन है। और नेपाल चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है, जबकि नेपाल के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है। हमारी यहाँ के जितने भी फास्ट फूड के दुकान है, चाउमीन, मोमो, बर्गर, वहाँ पर आप देखेंगे नेपाल के लोग आकर के काम करते हैं। यहाँ से जो है कि पैसा नेपाल में भेजते हैं। नेपाल के गोरखा लोग जो कि हमारी मिलिट्री में काम करते हैं, गोरखा बटालियन हमारे सैनिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उनके बावजूद भी नेपालियों के ये मन में ये शंका है कि इंडिया उनके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहा और चाइना की तरफ जा रहा, इसलिए उनका झुकाव चाइना की तरफ हो रहा है। रिसेंटली देखेंगे वहाँ के पीएम ओली चाइना गए थे, उनके विक्ट्री डे पैरेड में पार्टिसिपेट भी किए थे। इससे भी अमेरिका नाराज था। ऐसा कहा जाता है कि यह भी एक कारण था सोशल मीडिया के द्वारा यूथ को इंस्टिगेट करने का, प्रोवोक करने का, वहाँ के चाइना परस्त सरकार को गिराने का। उससे पहले आप देखेंगे जब माओवादी क्रांति हुई थी तो वहाँ पर पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनका ये ट्रेडिशन होता है कि पहले वो भारत की यात्रा करेंगे, लेकिन प्रचंड इस ट्रेडिशन को ब्रेक करके सबसे पहले चाइना गए थे। तो हमेशा जो कि नेपाली प्रधानमंत्री जो भी बने हैं नेपाल, जब से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो उनका झुकाव चाइना की तरफ रहता है। वह हमेशा भारत को भय के दृष्टिकोण से देखता है कि भारत उनके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहा है। अब देखेंगे कि अमेरिका क्या कहता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो बच्चों पर गोली चलाई गई, बहुत सारे बच्चे मारे गए वहां पर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वहां पर ह्यूमन राइट का उल्लंघन हुआ है, इनकी जांच होनी चाहिए। और डिफरेंट एनजीओ और नेपाली डायस्पोरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इनको लोकप्रिय बना रहा है इस आंदोलन को, और कह रहा है कि नेपाली सरकार के विरुद्ध जांच होनी चाहिए। अब देखेंगे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा बॉर्डर जो है पोरस है, ओपन बॉर्डर है, जिसे मैंने बताया कि कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरी नहीं है। हमारा रोटी बेटी का उसके साथ में संबंध है, और हमारे यहाँ से पेट्रोल, डीजल, गैस, मेडिसिन ये सब नेपाल में सप्लाई होता है। और इस क्रांति के फलस्वरूप जो है कि 9 किलोमीटर लंबा जो है कि ट्रक का लाइन लग गया, हमारे यहाँ से सामान वहाँ पर नहीं पहुँच रहा था। तो नेपाल में एक तरह की स्कैर्सिटी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और दूसरा जो है कि नेपाल में अगर इंस्टेबिलिटी होगा, अशांति होगी, तो ऐसे केस में वहाँ से भाग करके लोग इंडिया आए, क्योंकि इंडिया में उनका रिलेटिव है, इंडिया के साथ उनका ओपन बॉर्डर है। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक रिफ्यूजी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भारत को ये अपेक्षा है कि नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव करवाया जाएगा। वह सरकार चीनी परस्त नीति का अनुसरण नहीं करेगा। जय हिंद। थैंक यू।